नमस्कार, मैं सरिता कुलकर्णी आज आपके साथ में गुरु गोचर के ऊपर बातचीत करने वाली हूँ। आज का जो विषय है वो बृहस्पति देव के बारे में है और जो 20 नवंबर को अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अभी फिलहाल वो धनु राशि में चल रहे हैं, मार्गी स्थिति में हैं और धनु राशि से निकलकर वो मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है वो पूर्ण रूप से इसी के ऊपर बेस्ड है। आज हम जानेंगे कि गुरु जो मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं, हम गुरु के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे, हम मकर राशि के बारे में बातचीत करेंगे और सभी लग्न राशियों के लिए, सभी जन्म राशियों के लिए ये प्रभाव गुरु गोचर का किस प्रकार से रहेगा, इसके ऊपर भी हम एक विशेष संभावनाएं डिस्कस करेंगे। मैं अपने हर वीडियो में इस बात के ऊपर जोर देती हूँ कि आपको दोनों ही राशियों के बारे में पढ़ना चाहिए। वो आपकी लग्न राशि है और जन्म राशि है। लग्न राशि वो होती है जो आपके कुंडली में प्रथम भाव पे मेंशन की गई है। जो भी आंकड़ा, जो भी नंबर लिखा हुआ है, वो आंकड़ा उस राशि का होता है। राशियों का जो ऑर्डर है वो फिक्स्ड है, क्योंकि वो ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होता है। नंबर 2 जो है वो वृषभ राशि है, तो नंबर 3 मिथुन राशि ही आएगी। ऐसा नहीं कि नंबर 3 के बाद में आप कर्क राशि, कन्या राशि लिख देंगे। तो वो आंकड़ा और ऑर्डर भी फिक्स्ड है। तो लग्न राशि आपकी शरीर यष्टि है कि भौतिक स्तर पर आपको किसी भी ग्रह गोचर पर कैसा परिणाम होगा वो आपको समझ में आता है। और चंद्र राशि वो है जहां पर चंद्र लिखा हुआ है, जहां पर MO या मून लिखा हुआ है। तो आप उन दोनों ही राशियों को जरूर देखिएगा और इंट्रोडक्शन पूरा देखे बगैर उस राशि तक मत जाइएगा, अन्यथा अधूरी इंफॉर्मेशन हमेशा हानिकारक होती है। उस प्रकार से उसका फलीभूत होगा। देखिए, अब हम बात करते हैं कि गुरु गोचर जो अभी गुरु जो है, जो फिलहाल अभी धनु राशि में स्थित हैं और धनु राशि से निकलकर मकर राशि में जाने वाले हैं। धर्म त्रिकोण की राशि से निकलकर अर्थ त्रिकोण की राशि में गुरु का प्रवेश होने वाला है। काल पुरुष कुंडली जो बेस कुंडली है, फंडामेंटल कुंडली है, जिसके बारे में बात किए बिना कोई भी वीडियो एक्चुअली अधूरा ही होता है। आप किसी भी ज्योतिष के किसी भी टॉपिक को लेकर बात करिए, जब तक आप उसे काल पुरुष कुंडली के अनुरूप होकर बात नहीं करते हैं, तब तक आप विषय को समझ ही नहीं सकते। तो काल पुरुष कुंडली में मकर राशि जो है वो दशम स्थान पर आती है। शनि की राशि है ये। शनि जो कर्म के कारक हैं, कर्म के दाता हैं, दंड नायक हैं जिन्हें कहा गया है, उनकी जो राशि है मकर, उस राशि में जाकर गुरु जो हैं वो नीच के होते हैं। सबसे पहले इस बात के ऊपर जरूर बात करनी ही होगी, क्योंकि गुरु जो हैं वो अपनी नीच राशि में प्रवेश करने वाले हैं। पर क्या ये नीचत्व का प्रभाव देंगे हमें? तो सबसे पहले हमें ये चीज समझनी होगी कि जब राशि का स्वामी, मतलब मकर राशि का स्वामी शनि, जब वहां पे खुद स्वयं स्थित है, तो यहाँ पे नीच भंग हो जाता है। जब गुरु वहां पे प्रवेश करेंगे तो वहां पे नीचत्व को भंग कर देंगे। और हालांकि गुरु जो हैं, जो धर्म त्रिकोण के स्वामी है और मोक्ष त्रिकोण के स्वामी है, देखिए, क्योंकि उनकी जो एक राशि है, जो मूल त्रिकोण राशि है, वो धर्म के ऊपर पड़ती है, धनु राशि अंतिम त्रिकोण है, अंतिम पुरुषार्थ है। और उनकी जो दूसरी राशि है, मीन राशि, वो काल पुरुष कुंडली में 12वें स्थान पे पड़ती है। 12वां स्थान जो कि मोक्ष त्रिकोण का आता है। तो मोक्ष त्रिकोण और धर्म त्रिकोण दोनों का ही कारकत्व, दोनों का ही जिम्मा गुरु के पास में है, बृहस्पति देव के पास में है। और बीच में जो दो राशियां पड़ती हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, का दारमदार है वो शनि के पास में दिया हुआ है। अब देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हम जब कुंडली घुमाते हैं तो पहले 4 बॉक्स पहले पुरुषार्थ के लिए आते हैं, दूसरा जो है वो
मिड पुरुषार्थ होता है, और अंतिम पुरुषार्थ जो है जैसे 9, 10, 11, 12 इसे रूल करने वाले शनि और गुरु हैं। और शनि और गुरु ही अभी फिलहाल एक साथ आपको दिखाई देने वाले हैं। जब गुरु मकर राशि में प्रवेश करेंगे, क्या होगा? हम सभी के लिए क्या परिणाम हो सकते हैं? विश्व के लिए क्या परिणाम होगा? किस प्रकार से इस गुरु शनि की युति काम करने वाली है अगले 1 साल, नवंबर से लेकर अगले साल तक? ये गुरु और शनि जो है हर राशि के लिए, हर लग्न के लिए किस प्रकार से परिणाम देंगे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हर लग्न राशि के पहले जानने के पूर्व हमें कुछ बातें बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले प्लेटफॉर्म समझते हैं कि गुरु जिनके घर जा रहे हैं, शनि के घर जा रहे हैं, शनि की राशि में प्रवेश करने वाले हैं, उस राशि के बारे में ज़रा थोड़ा-सा समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम मकर राशि को समझेंगे नहीं, तब तक हम जान नहीं पाएँगे क्योंकि गुरु यहाँ पे किस प्रकार से काम करेंगे। मकर राशि जो कालपुरुष कुंडली में 10वें स्थान पे पड़ती है, उसे चर तत्व की राशि कहा गया है और ये केंद्र में पड़ती है, अंतिम केंद्र है ये। और दशम स्थान का जो कारकत्व दिया गया है, वो यहाँ पे उत्तरोत्तर बली होते जाता है, ग्रह अगर वहाँ पे स्थित है तो। अब जैसे दशम स्थान में आप देखेंगे तो मकर राशि है, तो मकर राशि में मंगल जो है उच्च के होते हैं, गुरु जो है वो नीच के होते हैं। गुरु क्यों नीच के होते हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु देखिए धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण के स्वामी हैं, और उनके हक में या उनके अंडर जो पूरा कारकत्व आता है वो धर्म प्रिय चीजों के लिए आता है। या मोक्ष त्रिकोण मतलब कोई भी चीज के लिए मोह निर्माण नहीं होना चाहिए, उनका कारकत्व गुरु के अंदर आता है। पर जब वो अर्थ त्रिकोण की और काम त्रिकोण की राशि में प्रवेश करते हैं तो वो क्या करेंगे? देखिए, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो व्यक्ति इस शरीर को धारण करता है, तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, पर्पस होता है उस आत्मा का इस भूतल पर आकर काम को पूर्ण करने का, या जो अधूरे बचे हुए काम हैं, क्योंकि देखिए ज्योतिष जो है वो कर्म सिद्धांत के ऊपर आधारित है, और कर्म सिद्धांत का जो जो लॉ है वो ये है कि कोई भी कर्म का लेखा जोखा जब तक बचा हुआ है, तब तक व्यक्ति नहीं, आत्मा का जन्म होते रहता है, विशेष सर्कल जैसी वो चीज चलती रहती है। जब तक आप वो कर्म का लेखा जोखा पूर्ण नहीं करते हैं, तब तक आप इस भूतल पर जन्म लेते रहेंगे। और गुरु जो हैं वो हमें जब वो अर्थ त्रिकोण में आते हैं, तो वो कहीं न कहीं हमें पूरी तरह से भौतिक स्वरूप में मटेरियलिस्टिक होकर किस तरह से उस जो भी ज्ञान आपने इकट्ठा किया है, उसे आप किस प्रकार से प्रैक्टिकल होकर यूज़ कर सकते हैं, उसकी बुद्धि हमें गुरु देते हैं। मकर राशि जो अंतिम पुरुषार्थ में आती है, मकर राशि को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल राशि कहा गया है। क्योंकि मकर राशि के लोग अगर कोई वायदा करते हैं, तो वो पूर्ण रूप से निभाते हैं। कर्म को बहुत प्रधानता देते हैं, क्योंकि शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कहाँ है? 11वें भाव में, इसलिए। देखिए, अब मकर राशि के बारे में थोड़ा जब हम बात कर ही रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि मकर राशि का जो सिंबल है, वो बहुत अलग-अलग रूप से बताया गया है, देखिए। और इसी मकर राशि के प्रतीक के बारे में बहुत अलग-अलग धारणाएं भी बनाई हुई हैं। उन धारणाओं के ऊपर जरा थोड़ी-सी बातचीत करते हैं हम। कुछ मितिहासिक प्रतीकों के अनुसार मकर राशि का जो धड़ है, उसका ऊपर का हिस्सा जो है वो बकरे का कहा गया है, और जो निचला हिस्सा है उसे मगरमच्छ कहा गया है। मकर यानी मगर। अब अगर आपको मकर राशि समझनी है, तो आपको मगर की डॉक्यूमेंट्री जरूर देखनी चाहिए। आपका इस वीडियो को देखने के बाद में आप मगर क्रोकोडाइल्स के बारे में जरूर डॉक्यूमेंट्रीज देखिए कि किस प्रकार से उनका स्वभाव है, उनके जो फीचर्स हैं, उनकी क्वालिटीज हैं। मगर को बहुत अपॉर्चुनिस्ट कहा गया है। मगर की जो ग्रिप होती है वो सबसे जोरदार होती है, और उस ग्रिप से छूटना बहुत मुश्किल है, एक्चुअली नामुमकिन ही है। आधा हिस्सा हो जाएगा पर मगर की चपेट से आप बाहर निकल सकते हैं, ऐसा मगर के बारे में कहा जाता है। मकर राशि उसी का प्रतीक है, देखिए। जब हम इसके बारे में, प्रतीक के बारे में बात करते हैं, तो इसके जाके थोड़े आगे जाकर इसके और जरा मत और दिखाई देते हैं कि
मकर या मगर जो निचला हिस्सा है और ऊपर का जो हिस्सा जो बकरे का है, उसे पहाड़ी बकरा कहा गया है। उसे ऐसा बताया गया है कि कुछ का मत है कि ये समुद्री बकरा है और धीरे-धीरे उसका जो शरीर है वो मछली के समान होते जाता है। मतलब सर एक्चुअली बकरे का है और निचला हिस्सा जो है वो मछली के समान है। इसके आगे भी जाकर कुछ आचार्यों के मत इस प्रकार से रहे हैं कि यही बकरा एक्चुअली इसे बकरे का रूप में देकर उसे मृग का भी रूप दिया गया है और निचला हिस्सा जो है वो मछली के समान है। अब जैसे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ आचार्यों का मत इस प्रकार से है कि धीरे धीरे इसे मानव रूप मतलब समुद्री मानव का रूप भी बताया गया है। जो शरीर है, जो ऊपर का हिस्सा है वो समुद्री मानव के रूप समान है और निचला हिस्सा जो है वो मगरमच्छ का समान है। और अगर आप देखेंगे कि जो मगरमच्छ का रूप दिखाई पड़ता है वो सेम रूप जो है वो कहीं ना कहीं समुद्री मानव उसे वरुण देवता की सवारी भी कहा गया है, क्योंकि वरुण देवता जो है वो पानी से संबंधित सभी चीजों के कारक देव माने गए हैं और गंगा जी के प्रतीक भी वही है एक्चुअली। तो इसी के कारण वरुण देवता का बहुत घनिष्ठ संबंध है किससे? समुद्र से। और समुद्र में विचरण करने वाले प्राणियों के अधिष्ठात्री देव जो है वो वरुण देवता माने जाते हैं। तो इस प्रकार से इस मकर राशि का संबंध दिखाई देता है। एक्चुअली चतुर्वर्ग चिंतामणि में इस प्रकार से कहा गया है कि इस व्यक्ति का जो शरीर है वो मानव का रूप है, परंतु ऊपर का जो हिस्सा है, जो सिर है, शिरा है, वो हिरण के समान है। तो हमने देखा कि बकरे से कहीं न कहीं मत शुरू होकर कहीं न कहीं यहाँ पर इस बात पे अंत होता है कि हाँ, देखा जाए तो मकर राशि जो है वो वास्तव में व्यक्ति का रूप है, परंतु उसका जो सिर है वो हिरण के रूप का है। और ये भी कहा गया है कि जो शरीर का रंग है वो हरा है। दूसरा आचार्यों का मत ये है कि जो ऊपर का सिर है वो बकरे का है, परंतु जो चतुर्वर्ग चिंतामणि में लिखा गया है वो बताया गया है कि जो सिर है उसे मृग का सिर कहा गया है और वो व्यक्ति है एक्चुअली। तो मुझे वो ज्यादा सुटेबल लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए आप मकर राशि जो है वो चर तत्व की राशि है, चंचल राशि है और आप देखेंगे तो मृग जो है वो उसकी आंखें आप नोटिस करिए। मृग की आंखें जो हैं वो काफी सजग होती हैं, काफी अलर्ट होती हैं। तो थोड़ी भी पत्तों की अगर सरसराहट होगी तो भी वो भांप लेती हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि कहीं ना कहीं मकर राशि के लिए ये चीजें बहुत बहुत सूट करती हैं और उसका जो प्रतीक है वो कहीं ना कहीं यही दर्शाता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। सभी अच्छी चीजों के कारक हैं, सभी जो भी ब्लेसिंग्स होती हैं वो गुरु से आती हैं देखिए। और गुरु जो धनु राशि के स्वामी है और मीन राशि के स्वामी है वो अब मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि में जो गुरु जो सभी शुभत्व के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, गुरु जो जिन्हें प्रैक्टिकलिटी नहीं शोभती है। क्यों? क्योंकि देखिए गुरु जो टीचर के कारक हैं या जो शिक्षण संस्था के कारक हैं। अगर शिक्षण संस्था प्रैक्टिकल हो जाए कि तो चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा। इसलिए गुरु जो है वो प्रैक्टिकल राशि में जब आते हैं तो वो एक बहुत अलग रूप से सामने आते हैं। उनकी प्रैक्टिकलिटी, उनकी जो उसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन आ जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा एक बाय हुक और क्रुक कोई भी काम करवाना, वो चीज़ ज़्यादा आ जाती है देखिए। क्योंकि यहाँ पे जो गुरु हैं वो नीच भी होते हैं, परंतु जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि शनि जो है वहीं स्थित है, इसलिए शनि और गुरु की युति हो रही है ये, और ये पूरी साल भर रहने वाली है। अब देखिए यहाँ पे मैं गुरु से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेनोमेना समझाने वाली हूँ जो आप सभी को बहुत अच्छे से आप अपने जीवन में उतार सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे फलीभूत हो रहा है। देखिए हम शुरू से शुरुआत करते हैं। गुरु जो है वो किसी भी राशि में 12 महीने रहते हैं। देखिए इस प्रकार से 12 से 13 महीने लगभग रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो गुरु जो है वो एक पूरा राशि चक्र जो है, भाव चक्र जो है वो 12 साल में कंप्लीट करते हैं।
अब देखिए भृगु नाड़ी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो गुरु को आत्मा कहा गया है, गुरु को जीवात्मा कहा गया है, लाइफ फोर्स कहा गया है, जीव कारका कहा गया है। जीव कारका जो है वो किसी भी जीवंत वस्तु में या किसी भी जीवंत प्राणी में जो जीव है उसे गुरु दर्शाते हैं। देखिए, तो अगर लाइफ फोर्स नहीं रहेगा तो व्यक्ति का जो धड़ है या जो शरीर है वो शव के समान होगा। तो कोई भी अच्छी चीजों के कारक भी गुरु ही हैं। तो गुरु जब गोचर में किसी भी प्लैनेट को, किसी भी जिस भी साइन में जा रहे हैं, जिस भी घर में जा रहे हैं, वहां पे जो भी ग्रह बैठा हुआ है उसे जब टच करते हैं तो कोई ना कोई आपको इवेंट देते हैं। अब ये इवेंट किस प्रकार से होते हैं इसको आप कैसे समझ सकते हैं? अब जैसे हम बोलते हैं कि 12 साल में एक भ्रमण होता है, इस प्रकार से अलग-अलग साइकिल्स करते हुए गुरु पहली साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल करते हुए गुरु आगे बढ़ते रहते हैं। तो पहले जो 12 साल हैं वो जातक के खुद के अपने खुद के होते हैं, मतलब उसके स्वयं के डेवलपमेंट के होते हैं। दूसरे जो 12 साल होते हैं वो उसकी फैमिली, मतलब 12 से 24। तो 12 से 24 में वापस से वो पूरा एक राउंड कंप्लीट करके जब आते हैं, 24 साल तक कंप्लीट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली से संबंधित होता है, उसके संस्कारों से संबंधित होता है, उसके करियर से संबंधित होता है, कहीं ना कहीं उसकी वाणी से संबंधित होता है, उसके ज्ञान से संबंधित होता है। वही जब वो तीसरे राउंड में प्रवेश करते हैं, मतलब 24 से 36 साल के राउंड में प्रवेश करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो व्यक्ति है, यहाँ पे उस जातक के साथ में उसके लाइफ में क्या हैपनिंग्स हो सकती हैं। देखिए, जब तीसरे साइकिल में जब व्यक्ति होता है तो वो उसके जो भाई बंधु हैं उससे संबंधित कोई ना कोई घटनाएं होना, उसके मेजर इवेंट होना, मतलब बहनों की शादी, भाइयों की शादी होना, या फिर उसकी ट्रैवलिंग्स बढ़ती हैं, उसके काम के अनुसार उसका जो करियर है उसका स्वरूप अलग अलग बढ़ते जाता है। आप ये देखेंगे कि व्यक्ति उसी समय में बहुत बार अब ट्रैवल भी करता है, अब्रॉड एजुकेशन के लिए ट्रैवल करता है। देखिए, तो इस प्रकार से आप तीसरे साइकिल को भी समझ सकते हैं। चौथे साइकिल में आप देखेंगे तो व्यक्ति की खुद की चौथा साइकिल, मतलब चौथा भाव हुआ कहीं ना कहीं, तो वो अब स्थायित्व की तरफ बढ़ता है, खुद की सस्टेनेबिलिटी, खुद की स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। और इन सभी रूप में आप देखेंगे जब फर्स्ट राउंड जुपिटर का होता है और जो बाकी के 8 ग्रह हैं उसके ऊपर जब भी गुरु गोचर करते हुए टच करते हैं तो आपको इवेंट देते हैं। क्या वो इवेंट सेम रहेंगे जब वो दूसरे साइकिल में प्रवेश करेंगे तभी जब टच करेंगे? तो नहीं, वो डिफरेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका समय बदल गया है, आपकी आयु बदल गई है, आपका रोल बदल गया है, आपकी जगह भी बहुत बार बदल जाती है। तो इस प्रकार से गुरु अलग अलग प्रकार के अनुभव और अलग अलग प्रकार के इवेंट्स देते हुए चलते हैं। क्यों? क्योंकि एक राशि में वो काफी समय बिताते हैं, इसलिए उनके पास काफी समय होता है कि वो आपको घटनाक्रम को करने के लिए आपको मदद करें। तो शनि और गुरु जो हैं वो कर्म और फल, इस तरह से इसे आप समझ सकते हैं। और कर्म फल दोनों के ही जो लॉर्ड हैं वो अब मकर राशि में, मतलब शनि की राशि में बैठेंगे और आपको फल देने वाले हैं। तो अब इसके बाद में आपको एक और कॉन्सेप्ट क्या समझना चाहिए? देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि जब आप मकर राशि की बात करते हैं, मकर राशि सप्तम भाव से चौथी पड़ती है। कोई भी भाव, जिस भाव से कोई भी भाव जब चौथा पड़ता है तो वो उसका सुख बताता है। तो सप्तम भाव से चौथा भाव जो है वो क्या दिखाएगा? एक तो दशम भाव वैसे ही आपका करियर हो जाता है। आप अगर विवाहित हैं तो आपकी मदर इन लॉ हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो ये आपके पिता का दूसरा भाव है तो उनकी संपत्ति हो जाती है। अगर आप अलग रूप से देखेंगे तो ये आपके पिता को भी दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि चौथे भाव से ये 7वां भाव पड़ता है, दशम भाव की बात हो रही है, तो ये पिता को भी दिखाता है। देखिए, ये बहुत बार कंफ्यूजन रहता है जिसको मैं बात निकली है तो जरूर क्लियर करूंगी कि 9वां भाव पिता को कहा जाता है और 10वां भाव भी पिता को ही दर्शाता है। एक्चुअली किस भाव को दिया जाए फिर? 9वां भाव जब आप अपने इंडिविजुअल रूप से जब पिता की बात करते हैं तो आपको 9वां भाव लेना चाहिए। बट अगर आप फैमिली के रूप में बात करेंगे, किसी फैमिली में इसकी बात करते हैं कि पिता और माता के बारे में जब बात करते हैं तो आपको चौथा और 10वां भाव लेना चाहिए। तो एज अ फैमिली जब आप किसी पिता की बात कर रहे हैं तो आपको 10वां भाव पकड़ना चाहिए।
अब हम समझेंगे कि 7वें भाव से जब 10वें भाव में, मतलब 7वें भाव से चौथे भाव में जब गुरु विराजमान होंगे तो क्या देंगे। तो सबसे मेन बात यहाँ पे जो एक डिक्टम में आपको देने वाली हूँ वो ये है कि 7वां भाव मतलब अदर पीपल हैं आपके जीवन में, जो भी दूसरे लोग आपके जीवन में आते हैं। हमारी अक्सर हम सभी की जिंदगी इसी में गुजर जाती है कि हम दूसरों को खुश कर सकें। 7वें भाव से जो चौथा भाव है वो 7वें भाव का सुख दिखाता है, और वहां पे गुरु और शनि का आना मतलब ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप दूसरों को प्लीज करने में ही लगे रहेंगे, या कहीं ना कहीं अपना पूरा कार्य जो है, आपका पूरा कार्य रूप है वो दूसरों को प्लीज करने में जाएगा, खुश करने में जाएगा। और क्या हम नहीं करते वो चीजें। जॉब में अगर व्यक्ति है, बिजनेस में अगर व्यक्ति है, उसे अगर फायदा चाहिए तो उसको दूसरों को प्लीज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। नियम है वो तो, है ना। इसलिए दशम भाव को आप देखेंगे तो इस प्रकार से इस चीज को अप्लाई करके देखिए। अब अब प्रश्न पड़ता है कि मकर राशि आपके पत्रिका में कहाँ पे स्थित है। उसके ऊपर से आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से गुरु और शनि की जो युति होने वाली है वो किस प्रकार से फल देगी आपको। चलिए अब आप बात करते हैं कि मेष लग्न के लिए ये जो गोचर है ये किस प्रकार से होगा। अब आप देखिए, मेष लग्न के लिए ये गोचर जो है उनके दशम स्थान पे हो रहा है। दशम स्थान इनका कर्म स्थान है, और कर्म के साथ साथ आप देखेंगे कि गुरु जो है ये शनि के साथ युति बनाए हुए हैं, दशमेश के साथ युति बनाए हुए हैं। मेष लग्न में शनि जो है वो नीच के होते हैं, और गुरु जो है वो चौथे भाव में उच्च के होते हैं। अब आप देखें कि गुरु की जो दूसरी राशि है, गुरु की जो दो राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, ये उनके 9वें भाव में और 12वें भाव में बैठी हुई है, जो एक्टिवेट हो चुकी है अब। क्योंकि गुरु का गोचर जो है वो 10वें भाव में हो रहा है, और शनि की भी राशियां एक्टिवेट होंगी क्योंकि शनि के साथ में ये संलग्न है। इसलिए शनि और जो आपके दशमेश है और जो आपके लाभ भाव है, तो एक साथ 9, 10, 11, 12 ये चारों भाव आपको परिणाम देने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर हम गुरु की दृष्टि को देखें तो गुरु की दृष्टि आपके दूसरे भाव पे, 7वें दृष्टि जो है ये आपके चौथे भाव पे और 6वें भाव पे पड़ रही है। दूसरे भाव पे जब दृष्टि पड़ती है गुरु की, तो वो आपको खाने से संबंधित, आपकी वाणी से संबंधित, आपके संस्कारों से संबंधित, आपके धन से संबंधित आपको इवेंट्स देने वाली है। तो क्या इवेंट्स हो सकते हैं? हो सकता है कि आप खान पान में आपकी बढ़ोतरी हो, क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो आप ज्यादा मीठा खाने लगे। आपकी वाणी में विस्डम या आपकी वाणी में ज्यादा ज्ञान या ठहराव ज्यादा आएगा यहाँ पर, इसकी भी संभावनाएं हैं। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो चौथे भाव में है, तो चौथे भाव में जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो गुरु ब्लेसिंग्स देते हैं। मतलब मेष लग्न के जातकों के लिए हो सकता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई निर्णय ले, उनकी माता से संबंधित कोई अच्छा निर्णय ले, माता को अपने साथ लेकर आए, अपने साथ में रखें। माता से हो सकता है कि उनकी माता जो है, आपकी माता से संबंधित कोई अच्छी घटनाएं घटित हो, उनकी हेल्थ में सुधार आए, इसकी संभावनाएं देखिए। आपके मानसिक शांति में सुधार आए, आपकी मानसिक शांति का एक अच्छा स्टेबिलिटी आए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है देखिए। वही अगर आप देखेंगे तो वही गुरु की दृष्टि जो है ये आपके 6वें भाव पे पड़ रही है, तो 6वां भाव ऋण भाव है, ऋणों का भाव है। गुरु जो एक्सपेंशन के कारक है, गुरु जो बढ़ोतरी के कारक है, गुरु जो ब्लेसिंग्स देते हैं, ये जॉब के लिए आपके लिए बहुत अच्छा कुछ न्यूज लेकर आ सकते हैं। आपके अभी तक जो आपने सोचा नहीं था उस प्रकार की जॉब शायद आपको इस गोचर में मिले। ये युति शनि और गुरु की जो युति है ये कहीं ना कहीं आपको हो सकता है इसका भी एक अनुमान दे कि आप जॉब से बेहतर शायद बिजनेस कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि राहु पर भी पड़ रही है। जब हम द्वितीय भाव की बात कर रहे थे, तो द्वितीय भाव में राहु जब होगा तो वो ऑब्वियसली आपको झूठ बुलवाने के लिए प्रेरित कर सकता है, पर गुरु की दृष्टि होने के कारण आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप गलत चीजों के आहारी नहीं जाएंगे। सो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो मेष लग्न के लिए ये गोचर जो है ये अच्छा गोचर है। ये आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा होगा। आपके बाहर की विजिट्स हो सकती हैं, आप अब्रॉड से संबंधित कुछ न कुछ आपके काम बन सकते हैं, फॉरेन जाना आना हो सकता है, वीजा से संबंधित आपका काम हो सकता है।
आप अपने फैमिली को लेकर हो सकता है कि कहीं बाहर मूव हो, इसकी भी संभावनाएँ दिखती है देखिए। वृषभ राशि के लिए या वृषभ लग्न के लिए आप देखेंगे ये जो गोचर है ये किस प्रकार से हो रहा है। अ, इनके लिए गुरु जो है ये 9वें भाव में आ रहे हैं। 9वां भाव आपके लॉन्ग जर्नीज़ का है, आपके पिता का है, आपकी आपके सभी प्रकार की रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए है। वहाँ पे शनि और गुरु का आना 9वां भाव मतलब भाग्य भाव है। भाग्य भाव की में बलवत्ता लाता है। भाग्य भाव में कुछ विशेष विशेष चेंज लाता है यहाँ पर, क्योंकि शनि और गुरु जो है ये दोनों कर्म और फल दोनों के स्वामी है, वो भाग्य भाव में एक साथ हो रहे हैं। ये जो गोचर है ये बहुत यूनिक गोचर है इस कारण। और यहाँ आप देखेंगे कि गुरु जो है वो 8वें भाव के स्वामी है और 11वें भाव के स्वामी है इस पत्रिका में। और शनि जो है, शनि इस लग्न के लिए या फिर आप देखेंगे कि वृषभ राशि के लिए योग कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि 9वें और 10वें भाव के स्वामी पड़ते हैं। गुरु जब लग्न को एस्पेक्ट देते हैं तो वो आपको काफी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन देने में योग्य बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु जैसा ग्रह जो शुभता का कारक है, जो ब्लेसिंग्स का कारक है, जो सभी अच्छी चीजों का परमानेंट हैप्पीनेस का कारक है, वो वृषभ राशि को देख रहा है जहां पर राहु स्थित है। राहु जो चीटर है, राहु जो माया का कारक है, राहु जो मैग्निफिकेशन का कारक है, जो हमारी डिजायर्स को मैग्निफाई करता है, उसको गुरु देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो योग बन रहा है ये सभी नेगेटिव्स को टोन डाउन करके गुरु उस भाग को बढ़ाते हैं और आप में अच्छी वृत्ति, अच्छे विचार भी लाएंगे, सद्विचार भी लाएंगे कि आपका मानस जो है वो काफी अच्छी दिशा में जाए। तो गुरु का लग्न भाव में दृष्टि डालना ये आपके खुद के ओवरऑल मैच्योरिटी के लिए काफी अच्छा है, आपके ओवरऑल विजडम के लिए बहुत अच्छा है। आपके यहाँ पे डेफिनेटली जो वृषभ लग्न के जातक बहुत समय विवाह बंधन में बंधना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज है कि आने वाले समय में नवंबर के बाद इनकी शादी होने के चांसेस बनते हैं। घर चेंज होने के भी चांसेस बनते हैं, बहुत ट्रेवल्स के चांसेस बनते हैं, सिटी इंटरसिटी ट्रेवल्स के चांसेस बनते हैं, इवन यहाँ पे बाहर जाने के भी चांसेस बनते हैं। क्यों? क्योंकि 9वें भाव में जो लंबी यात्राओं को दिखाता है, फॉरेन ट्रेवल को दिखाता है, तीर्थ यात्राओं को दिखाता है, इसमें शनि और गुरु जैसे ग्रह हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट देंगे जो बहुत यूनिक होंगे आपके, जो सालों में कभी घटित नहीं हुए हैं। आप सालों में ऐसी जगह पे कभी गए नहीं होंगे जो इस टाइम पीरियड में आप जाएंगे, इस एक साल में आप जाएंगे। तो वो हो सकता है कि ऐसी जगह है जो तीर्थ यात्रा हो या फिर तीर्थ काफी होली प्लेस हो। अगर आप बाहर हैं तो कोई ऐसी चर्च में जाएं, आप हो सकता है कि आप ऐसे कोई मंदिर में जाएं जो बहुत पुराना भी हो, क्योंकि शनि है तो शनि पुरानी चीजों को दिखाता है। वही आपका गुरु जो है ये 9वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को दिखाता है। तो वृषभ लग्न के जातक जो हैं, जो अभी तक विचार कर रहे थे वैवाहिक संबंध में, जो ऑलरेडी हैं और जो बच्चों का विचार कर रहे थे, हो सकता है कि वो संतति को प्राप्त करें इस समय। इस पूरे साल में कंसेप्शन होकर संतति की प्राप्ति भी हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है, आप कुछ नई चीज भी यहाँ पे सीख सकते हैं। जो लोग पीएचडी कर रहे थे उनकी पीएचडी कंप्लीट हो सकती है, जो लोग हायर स्टडीज कर रहे थे उनकी हायर स्टडीज का सर्टिफिकेशन, उनका डिग्री उनके हाथ में आएगी। और ये जो गोचर है ये वृषभ के लिए भी एक अच्छा परिणाम लेकर आता है, परंतु आपको यहाँ पे जरूर देखना है कि शनि, गुरु, राहु, केतु आपके पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं, आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं, उसके ऊपर भी काफी कुछ संभावनाएं बनती है कि ये जो गोचर है आपके लिए परिणाम कैसा लाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ एक ऊपरी तौर की संभावनाओं को डिस्कस किया है। आपकी पत्रिका यूनिक है, आपको अपनी पत्रिका का विश्लेषण पूर्ण रूप से करवाना चाहिए अगर आप डीप में समझना चाहते हैं कि ये गुरु गोचर आपके लिए किस प्रकार से रहेगा। अब देखिए हम बात करते हैं मिथुन लग्न की या मिथुन राशि वालों की बात करते हैं। आपको ध्यान देना है, बाकी सभी ग्रहों को आप यहाँ पे नजरअंदाज करिए, बाकी सभी डिटेल्स को आपको नजरअंदाज करना है। आपको केवल ध्यान रखना है कि ये मिथुन लग्न या मिथुन राशि, मतलब अगर चंद्र आपका स्थित है तो यहाँ से ये गोचर आपके लिए किस प्रकार से होगा। गुरु यहाँ पे आपके लिए 8वें भाव में स्थित है, शनि के साथ स्थित है, अष्टमेश के साथ में स्थित है। ये आपके 12वें भाव पे दृष्टि डालता है दूसरे, और चौथे भाव पे भी दृष्टि डालते हैं।
8वां भाव जो है ये आपके पैतृक संपत्ति को दिखाता है, आपके स्पाउस के पैसों को दिखाता है। 8वां भाव जो है ये आपके इन-लॉज़ को भी दिखाता है। 8वां भाव स्त्रियों की कुंडली में मांगल्य स्थान को भी दिखाता है देखिए। 8वां भाव हिडन हाउस है, डार्क हाउस है और अष्टमेश का वहाँ पे होना, अष्टमेश का गुरु के साथ में संलग्न होना, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि आप डीप रिसर्च में जाने वाले हैं, आप डीप रिसर्च को करने वाले हैं। उन सभी चीज़ों को आप बाहर लाएँगे जो चीज़ें लाने के इच्छुक हैं एक्चुअली, जो चीज़ें बहुत पुश्तैनी है या जो एंशिएंट है, उन सभी विद्याओं को आप अर्जित करने की कोशिश करेंगे इस पूरे काल में। क्योंकि 8वां भाव उन ऑकल्ट साइंस का भी है और रिसर्च का भी है। तो अगर इसके ऊपर इस गोचर पे अगर सूर्य की दृष्टि पड़ती है, हालाँकि सूर्य की दृष्टि इतनी जल्दी नहीं पड़ेगी क्योंकि अगले कि सूर्य की जो दृष्टि है, अभी फ़िलहाल सूर्य चल रहे हैं कन्या राशि में, परंतु वो 16 अक्टूबर के आसपास आप देखेंगे सूर्य जो हैं वो नीच के हो जाएँगे तुला राशि में जाकर। मिथुन राशि के या मिथुन लग्न के जातकों के लिए गुरु जो हैं वो केंद्र के स्वामी होते हैं। बुध और गुरु की राशियों को उनका जो लग्न है, इनके लिए बुध और गुरु ये दोनों ही केंद्राधिपति दोष को प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 केंद्रों के स्वामी बनते हैं यहाँ पर। अब डिपेंड करता है कि आपका गुरु कहाँ बैठा हुआ है, आपका बुध कहाँ बैठा हुआ है, लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है, उसकी स्थिति कैसी है, आपकी दशा कौन-सी चल रही है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है एक्चुअली। अब किस प्रकार की संभावनाएँ हो सकती हैं प्रॉपर्टी के केसेस या आपका कोई भी डिस्प्यूट अगर चल रहा है या फिर पैतृक संपत्ति का बँटवारे का कोई केस चल रहा है, आप घर लेना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है कि आपके घर से संबंधित भी कोई न कोई यहाँ पे एक बड़ा इवेंट होने की संभावनाएँ दिखाई देती हैं। इवन आपका बाहर जाने के चांसेस बनते हैं, आपका अब्रॉड विज़िट के चांसेस बनते हैं, बट राहु जो 12वें भाव में बैठे हुए हैं, इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो राहु जो चीटिंग के कारक हैं, माया के कारक हैं, पर पर्पस के भी कारक हैं, डिज़ायर्स के भी कारक हैं। डिज़ायर नहीं होगी तो जीवन का कोई औचित्य नहीं है देखिए। तो ये कहीं न कहीं गुरु 12वें भाव को देखकर अष्टम स्थान में बैठ के 12वें भाव को देखकर ये कहीं न कहीं बनाता ब दिखाता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे इंक्रीज़ होने वाली है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है, मिथुन लग्न के जातकों के लिए या मिथुन राशि के जातकों के लिए। यहाँ पे मिथुन लग्न के लिए या मिथुन राशि के लिए, दोनों के लिए आप देखेंगे तो अष्टमेश अष्टम स्थान में बैठा है, तो विपरीत राजयोग तो बनाता है, उसके साथ-साथ यहाँ पे नीच भंग का भी योग बन रहा है क्योंकि अष्टमेश वहीं बैठा हुआ है गुरु के साथ में, जो गुरु जो है वो मकर राशि में नीच के होते हैं, परंतु इन दोनों ही फिनोमेना ये जो हो रही हैं, तो मिथुन राशि के लिए काफ़ी बड़ी घटना है ये काफ़ी देखा जाए तो। तो उनको ये इसके अच्छे फल प्राप्त होंगे। क्योंकि 8वें भाव से संबंधित जो भी फल हैं, ये प्राप्त होगा। हालाँकि 8वां भाव जो है ये एंग्ज़ायटी का भी है, फ़ियर्स का भी है, बट उसका स्वामी वहाँ पर आ रहा है, उसका स्वामी वहीं पे बैठा हुआ है, गुरु के साथ में बैठा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे फल भी मिलेंगे। जो 8वें भाव के सिग्निफिकेशंस हैं, उससे संबंधित अगर आप अच्छे फलों की अपेक्षा करते हैं, तो वो फल आपको ज़रूर प्राप्त होंगे। आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल आएगा, आप अपने खान-पान की आदतों पर ध्यान देंगे। जिनकी सिगरेट फूँकने की आदत है, जो स्मोकिंग की आदत है, वो भी यहाँ पे कंट्रोल होने की संभावना दिखती है। हालाँकि राहु जो है वो स्मोक का कारक है और वो 12वें भाव में ही बैठा हुआ है, तो ये ज़्यादा इंक्रीज़ दिखाता है, बट गुरु का एस्पेक्ट है तो वो छूट भी सकती है यहाँ पर। आपके चौथे भाव में भी गुरु का एस्पेक्ट है, तो ये कहीं न कहीं आपके घर की खुशियों को बरकरार रख सकता है, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उससे आप निजात पा सकते हैं। प्रॉपर्टी या आपके घर से संबंधित अगर आप कुछ डेकोरेशन करना चाह रहे हैं, रेनोवेशन करना चाह रहे हैं, उसकी भी संभावनाएँ दिखती हैं। परंतु यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि बुध कहाँ पर है, लग्नेश की स्थिति क्या है आपकी पत्रिका में, मतलब बुध की स्थिति क्या है, आपकी दशा कौन-सी चल रही है, राहु, केतु और शनि, गुरु या आपकी पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं, उसी के अनुसार आपके लाइफ में इवेंट्स प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं। बट ये एक सामान्य सी संभावनाएँ आपके साथ में डिस्कस करी हैं। इसमें से जो भी घटनाएँ घटित होती हैं, ज़रूर साझा करिएगा कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं।
आप देखेंगे कि कर्क लग्न के जातकों के लिए काम त्रिकोण का एक्टिवेशन हो रहा है, क्योंकि सप्तमेश जो है शनि है और उसके साथ में गुरु अब गोचर कर रहे हैं सप्तम स्थान पे, और काम त्रिकोण का एक्टिवेशन होकर ये बाकी काम त्रिकोण को भी एक्टिवेट कर रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि उनकी गुरु की 5वीं दृष्टि 11वें भाव पे पड़ती है और 7वीं दृष्टि खुद लग्न पे पड़ रही है और जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 3रे भाव पे पड़ रही है। तो एक्चुअली देखा जाए तो काम त्रिकोण में बैठ के बाकी 2 काम त्रिकोण को ही एक्टिवेट कर रहे हैं। कर्म प्रधान होंगे आप अभी फिलहाल, क्योंकि कर्क लग्न के जातकों के लिए अभी का जो समय है वो काफी महत्वपूर्ण होगा इस पूरे काल में। क्यों? क्योंकि ये सारी जो घटनाएं हैं ये केंद्र भाव में हो रही हैं। जब केंद्र भाव में शनि गुरु जैसे ग्रह होते हैं तो वो आपके जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं देते हैं आपको, और सक्षम होते हैं कि वो घटनाएं आपको उनका इफेक्ट, उनका इम्पैक्ट आपके लाइफ में सालों सालों तक रहता है। सप्तम स्थान स्पाउस का है, बिजनेस का है, आपकी दूसरी संतति का भी है। तो जो जातक वैवाहित है, पहली संतति प्राप्त कर चुके हैं, जो जातक दूसरी संतति के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे संभावनाएं 100% बनती है कि आप दूसरे संतति को प्राप्त करें। आप जो लोग विवाह बंधन में नहीं बंधे हैं वो लोग विवाह बंधन में बन सकते हैं। जो लोग बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा समय है कि आप कुछ ना कुछ बिजनेस में एक नया कुछ शुरू करेंगे। कर्क लग्न के जातकों के लिए ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि आप खुद अपने आप में एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन पाएंगे, क्योंकि शनि और गुरु के त्रिकोण में आप देखिए राहु बैठे हुए हैं, और राहु जो है वो वृषभ राशि में उचके हैं देखिए। तो ये नेटवर्क सर्कल को बढ़ाएंगे, आपके काम को विस्तार देने वाले हैं, आपके बिजनेस को विस्तार देने वाले हैं, और आपके नेटवर्क सर्कल को भी विस्तार देने वाले हैं। आपकी छोटी यात्राएं हो सकती हैं अब, क्योंकि यहाँ पे गुरु आपको एस्पेक्ट दे रहे हैं 3रे भाव में, तो छोटी छोटी यात्राएं पूरे साल भर में संभव होती हैं इंटरसिटी। और ये लग्न को देख रहे हैं गुरु, अपने उच्च राशि को देख रहे हैं, तो ये आप में ज्ञान की बहुत बढ़ोतरी करने वाले हैं। गुरु और शनि का ये डबल ट्रांसिट आपके लिए काफी हैपनिंग इवेंट्स लेके आ सकता है, परंतु यहाँ पे एक राइडर ऐसा बनता है कि आप देखेंगे गुरु जो है ये 6वें भाव के स्वामी हैं, परंतु इसी के साथ साथ ये 50% और अच्छे भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, 6वें भाव के स्वामी है। तो ऑब्वियसली अभी फिलहाल के समय में कर्क लग्न के जातक जो है काफी, या कर्क राशि के जो जातक हैं वो काफी बहुत सारी शारीरिक पीड़ाओं से ग्रसित होंगे। हो सकता है कि उनका वजन बढ़ा हुआ है, हो सकता है कि वो उनको एलर्जीज से वो परेशान है, या फिर स्किन की प्रॉब्लम से परेशानी हो सकती है। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली दिख रही हैं कि होते हुए, और इसी को चेक रखना है आपको। आपके लिए जरूरी है कि आप सूर्य नमस्कार या फिर आप खाने पीने पे विशेष ध्यान दें, अपने रूटीन पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि रूटीन के स्वामी है यहाँ पर गुरु, और शनि की 3री दृष्टि मीन राशि में पड़ रही है यहाँ पे, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। और वो आपका भाग्य भाव है, तो आपको भाग्य का साथ देर से मिलेगा। प्रयत्न करते रहिए, गुरु प्रयत्न के स्थान को देख रहे हैं, प्रयत्न के बिना कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रयत्न करेंगे तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, ये दिखता है। क्योंकि एक जगह पे 3रे भाव पे अगर गुरु की दृष्टि है, तो 9वें भाव पे जो भाग्य की दिखाता है उसमें शनि की दृष्टि है। तो देरी से मिलेगा, बट मिलेगा जरूर, इसकी संभावना दिखती है। इन एंड ऑल देखें तो कर्क लग्न के लिए भी ये जो गोचर है, या कर्क राशि के लिए भी ये गोचर है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको यहाँ पर, क्योंकि कर्क राशि और कर्क लग्न दोनों की बात कर रही हूँ। तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से किस प्रकार से गोचर रहेगा, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। आपके लिए देखना है कि आपकी अभी दशा कौन सी चल रही है, गुरु शनि आपके पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ये जो गोचर है किस प्रकार से परिणाम देगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि हम जब सिंह लग्न की जातकों के लिए बात करते हैं, या सिंह राशि के लिए हम बात करते हैं, लग्न राशि आपके शारीरिक चीजों को दिखाती है, शारीरिक रूप से परिणाम कैसे करने वाला है ये गोचर, और जन्म राशि आपके मानसिक रूप को दिखाती है कि मानसिक रूप से आपको किस प्रकार से परिणाम मिलने वाला है। इसलिए आपको दोनों ही राशियां देखनी चाहिए, कि जो आपकी लग्न राशि है और जन्म राशि है। तो लग्न राशि अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो सिंह राशि है उसके लिए गोचर हो रहा है उनके 6वें भाव में,
छठवें भाव में विपरीत राजयोग एक क्रिएट हो रहा है, जो क्योंकि षष्ठेश जो है यहाँ पर खुद वहीं पे बैठे हुए हैं शनि, और शनि के साथ में गुरु जो है वो अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए नीचत्व भी भंग होता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि शनि वहीं पे बैठे हुए हैं, स्वामी वहीं पे बैठा हुआ है, तो नीच भंग हो जाता है। देखिए, तो ये एक तरह से बहुत अच्छा समय है कि जो भी आपने लोन्स लिए हैं वो यहाँ पे चुकता होंगे। यहाँ पे जो भी आप ऋण से संबंधित जो भी आपके इवेंट्स हैं या जो भी आपके काम अटके पड़े हैं, ये काफी इनमें कमतरता आएगी, इनमें कमी होगी, इनमें आपको मुनाफा हो सकता है। देखिए, गुरु यहाँ पर बैठकर आपके दशम स्थान को देखते हैं, 12वें स्थान को देखते हैं और दूसरे स्थान को देखते हैं, तो करियर के लिए बहुत अच्छी मूव है ये। करियर के लिए काफी अच्छा आपको प्रभाव मिल सकता है। हालांकि गुरु और शनि दोनों हैं, तो आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में काफी कुछ चेंजेस आने वाला है, या ऐसी कुछ पॉलिसीज आएगी जो पॉलिसीज आपके लिए काफी कुछ एक फायदा ले आ सकती हैं। 12वें भाव में इसका दृष्टि पड़ती है, तो गुरु आपको खर्चा बढ़ा सकते हैं, पर खर्चा जो है वो खास करके आपके इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है, आपके लोन को मिटाने के लिए हो सकता है, लोन को कम करने के लिए हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि गुरु शनि आपके आपकी पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि देखिए, गुरु की जो दृष्टि है वो राहु पे भी पड़ती है, तो ये राहु की दृष्टि जो है, ये राहु पे जो दृष्टि पड़ रही है, ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि राहु चीटिंग के कारक है, या राहु वासनाओं के कारक है। हालांकि वासनाएं जो है वो चंद्र से देखी जाती हैं, पर राहु जो है वो डिजायर्स को या आपके पर्पस को दिखाता है। पर्पस नहीं रहेगा तो आपके जीवन का कोई औचित्य नहीं है, और गुरु जब राहु को देखते हैं तो वो टोन डाउन कर देते हैं उसके नेगेटिव इफेक्ट को। तो यहाँ पे छल कपट जो भी हो सकता है आपके कर्म स्थान पे, इसको गुरु देख रहे हैं, तो वो आपके लिए इन एंड ऑल अल्टीमेटली शायद अच्छा ही टर्न अप करेगा। गुरु आपके दूसरे भाव को भी, वाणी भाव को भी देखते हैं, तो ये आपके खान पान को देख रहे हैं। शनि के साथ है तो ये एक अच्छी कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर्ड लाइफ को निर्माण कर सकता है सिंह लग्न के जातकों के लिए। आप अपनी हेल्थ का आप विशेष ध्यान रखिए। यहाँ पर आप अपने रूटीन का ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर्ड रूटीन रखिए, रोज नियमित एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। देखिए, क्योंकि ये शनि और गुरु दोनों ही 12वें स्थान को देख रहे हैं, तो ये 12वां स्थान जो है ये आपके बाहर जाने का है, फॉरेन का है, या ये कुछ न कहीं एक जेल जैसी भावना फील करते हैं आप अटके हुए फील करते हैं। गुरु वहां पे गोचर वश आकर देखते हैं, तो वो अटका हुआपन जो है वो निकल सकता है यहाँ पर, और उससे आप निजात पा सकते हैं। इस पूरे गोचर में कुछ न कुछ, किसी न किसी प्रकार की मुक्ति आपको मिलेगी, या मुक्ति की भावना आप में आएगी किसी ऐसे विषय को लेकर जो विषय आपको बहुत लंबे समय से प्रताड़ित कर रहा है या आपको कष्ट दे रहा है। तो ये एक संभावनाएं बनती है। काफी कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सिंह लग्न के लिए भी ये जो गोचर है, क्योंकि गुरु आपकी पत्रिका में एक अच्छे भाव के स्वामी होते हैं और एक त्रिक भाव के स्वामी होते हैं, मतलब पंचम के स्वामी हैं, उसी के साथ साथ अष्टम के भी स्वामी हैं। तो इन दोनों ही भावों के फल भी आपको प्राप्त होने की संभावनाएं दिखती हैं। तो यहाँ पे संभावना ये भी है कि आप बच्चों की वजह से परेशान हो सकते हैं, उनके ऊपर खर्चा हो सकता है, उनके एजुकेशन पे खर्चा हो सकता है, या फिर आप प्रॉपर्टी के मसले से भी परेशान हो सकते हैं और उसमें भी आपको कुछ अच्छा मसला, आपका सॉल्यूशन मिल सकता है। इसकी संभावनाएं जरूर दिखाई देती है। कन्या लग्न के लिए देखिए, जो गोचर है ये उनके पंचम भाव में हो रहा है। गुरु जो है ये धर्म त्रिकोण में बैठकर धर्मबद्ध होने की शिक्षा आपको दे रहे हैं, क्योंकि गुरु धर्म त्रिकोण में बैठकर धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं यहाँ पर, और अर्थ त्रिकोण को भी काम त्रिकोण को भी देखते हैं। और गुरु आपकी पत्रिका में पूरी तरह से धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब खुद बैठे हैं धर्म त्रिकोण में और पहले भाव को और 9वें भाव को देख रहे हैं। है ये स्वामी आपके चौथे भाव के और 7वें भाव के। तो ये जो एक स्थिति बनाते हैं, तो आपसे अपेक्षा है कि आप धर्मबद्ध होकर काम करें, धर्म से परे ना हटें और उसके बिना आप कोई भी काम ना करें, क्योंकि गुरु खुद धर्म को दिखाता है, धर्म के अधिष्ठात्री देव है ये। और शनि वहां पे बैठे हुए हैं, शनि पंचमेश हैं और षष्ठेश हैं। गुरु इस कुंडली में केंद्र अधिपति का दोष भी नहीं लगता है। डिपेंड करता है कि आपका गुरु कहाँ बैठा हुआ है, शनि कहाँ बैठा हुआ है।
इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है देखिए। और दशा आपकी कौन-सी चल रही है, अगर मित्र ग्रह की दशा चल रही है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होगा, परंतु अगर मित्र ग्रह की दशा नहीं है, सममित्र ग्रह की दशा है, तो हो सकता है कि ये सामान्य रूप से आपके लिए फलित हो। किस प्रकार के फल देख सकते हैं आप? पंचमेश काफ़ी रूप से यहाँ पे प्रभावित हो रहा है, पंचम स्थान प्रभावित हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि पंचम स्थान से संबंधित सबसे ज़्यादा फल मिलेंगे हमें यहाँ पे। मतलब संतति का विचार आप अगर कर रहे हैं तो संतति की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप नई जॉब ढूँढ रहे हैं, नया कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी भी शुरुआत हो सकती है, नई अपॉर्च्युनिटी आपके आने की संभावनाएँ हैं। एक ऐसी जॉब मिलने की संभावना है जो आपके करियर को पूरी तरह से नया शेप देगी, इसकी भी संभावनाएँ दिखती हैं देखिए। हालाँकि यही गुरु जो है ये राहु को भी देख रहे हैं, राहु जो आपके अभी भाग्य भाव में चल रहे हैं और भाग्य भाव में बैठकर राहु खुद जो हैं वो आपकी पत्रिका में 6वें भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य को अब शनि देख रहे हैं, सॉरी, भाग्य को अब गुरु देख रहे हैं, तो भाग्य की बलवत्ता यहाँ पे आती है देखिए। डिपेंड करता है कि यहाँ पे शुक्र आपका कहाँ बैठा हुआ है, उसके ऊपर भी आपको फल उस प्रकार से समझ में आएँगे। देखिए, गुरु का एक और चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ मैं कि जो कन्या लग्न के जातक हैं, वो भाग्य संबंधित जो भी उनकी चीज़ें अटकी पड़ी थी, वहाँ पे इनको काफ़ी अच्छा एक पॉज़िटिव आंसर मिल सकता है। जो लोग शादी का विचार नहीं कर रहे थे, वो अचानक शादी का विचार करेंगे और शादी के बंधन में बंध जाएँगे क्योंकि राहु वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सडन चेंज आएगा, सडन कुछ न कुछ इवेंट होगा आपकी लाइफ़ में, इसकी संभावना बनती है। हालाँकि आप देखेंगे कि आपका जो नेटवर्क सर्कल है वो काफ़ी यहाँ पे बढ़ेगा। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, आपका जो नेटवर्क है वो ऐसे लोगों से ज़्यादा संपर्क में आएगा जो काफ़ी अथॉरिटी के पोज़ीशन पे हैं। और लाभ भाव पे आप देखेंगे कि गुरु की दृष्टि भी है और शनि की दृष्टि भी है। तो यहाँ पे लाभ आएगा बट डिले होगा उसमें, झट से नहीं आएगा। आप काम करेंगे तो तुरंत आपको फल नहीं मिलना है, बट आपको उसका देर से फल मिलेगा पर मिलेगा ज़रूर। शनि डिले करते हैं। कन्या लग्न के लिए गुरु जो है वो अपना दृष्टि डालते हैं लग्न पे ही, तो ये भी एक कहीं न कहीं दिखाता है कि आप में और ज़्यादा विज़डम आएगी, आप में और ज़्यादा अनुभवों के जो एक एक्सपीरियंस का जो एक सार होता है, वो अच्छे रूप से बाहर सामने आएगा। तो इस प्रकार से कन्या लग्न के जातकों के लिए ये जो गोचर है ये विशेष होगा, परंतु देखना है आपको कि आपके शनि, गुरु, राहु, केतु कहाँ पे बैठे हुए हैं, आपकी दशा कौन-सी चल रही है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जो फ्रीक्वेंसी है या इंटेंसिटी है इवेंट्स होने की, वो किस प्रकार से आती है देखिए। तुला लग्न के लिए देखिए, तुला लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र फिलहाल तो वहीं बैठे हुए हैं, परंतु आप देखेंगे कि तुला लग्न के लिए जो गोचर है, ये उनके 4थे भाव में हो रहा है, मोक्ष त्रिकोण में हो रहा है और मोक्ष त्रिकोण को ही एक्टिवेट कर रहा है। आपसे अपेक्षा है कि जिन चीज़ों को आप पकड़ के रखे हुए हैं, उसे आप छोड़ें। उसे आप उसके पीछे ना भागें आप, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण दिखाता है कि लेट गो करना सीखिए आप। तो लेट गो करना क्या सीखना है आपको? घर से संबंधित या माता से संबंधित या आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित, खर्चों से संबंधित, आपकी खुद की पर्सनल आदतों से संबंधित जो चीज़ें आपको पुल कर रही हैं, पुल डाउन करती हैं, जिसके कारण आप प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको छोड़ना चाहिए। ये बहुत अच्छा समय है कि आप अगर उसको छोड़ने का निर्णय लेते हैं, तो आप यशस्वी होंगे यहाँ पर। 4थे भाव में ये पूरा गोचर हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि 4था भाव पूर्ण रूपेण यहाँ पे प्रभावित हो रहा है। काम यहाँ पे जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो तुला लग्न है, यहाँ पे तुला लग्न के लिए मोक्ष त्रिकोण पूर्ण रूप से एक्टिवेट होता है, तो आप में एक विरक्ति का भाव या आध्यात्मिकता का भाव भी उत्पन्न हो सकता है। हालाँकि आप किसी भी काम में या कोई भी लोगों से मिलते हैं, आपके साथ जो भी इवेंट होता है, जो भी आपके साथ कर्म होते हैं, उसका आप एक हायर मीनिंग देख पाएँगे अब इस पूरे गोचर में। ये जो गोचर है, ये गोचर आपके लिए संतुष्टि लाएगा, ये गोचर आपके लिए डेफ़िनेटली आपकी मानसिक शांति को भी लाएगा। हालाँकि शनि वहीं पे बैठे हुए हैं, चतुर्थेश होकर बैठे हुए हैं, तो जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, अपना खुद का घर बहुत लंबे समय से बना नहीं पाए हैं, उनके लिए भी ये संभावनाएँ बनती हैं कि अब वो कुछ ज़मीन खरीदें या फिर खुद प्लॉट लेकर कंस्ट्रक्शन करवाएँगे इन 2 सालों में, या फिर हो सकता है कि आपका खर्चा इसी रिगार्डिंग हो, या फिर जो पैतृक संपत्ति है उसका भी आप
आपको मिल पाए। यहाँ पे तुला लग्न के जो जातक हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या वो ये हो सकता है कि उनके लिए एजुकेशन के लिए आप कुछ लोन उठाएँ, एजुकेशन आप फर्दर ले पाएँ, आप डिग्री ले पाएँ, इसकी भी संभावनाएँ ज़रूर बनती हैं देखिए। और डिपेंड करता है कि ये जो गोचर है, ये जो गुरु हैं, शनि है या आपकी पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं, आपकी दशा कौन-सी चल रही है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। इंटेंसिटी उसी से ही डिसाइड होगी देखिए। तो आपको चाहिए कि आप अपने खर्चों पर यहाँ पे कंट्रोल करें। आप अष्टम स्थान पे आपको गुरु का संबंध यहाँ पे दिखाई देगा, तो जो लोग रिसर्च ओरिएंटेड हैं, रिसर्च में काम कर रहे हैं, रिसर्च के फील्ड में हैं, पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय समय बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी एक लगन देगा अभी फिलहाल के समय में। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं, और मंगल और गुरु का बहुत अच्छा एक संबंध है देखिए, काफी घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ मित्रता है इनमें। तो वृश्चिक लग्न के लिए आप देखेंगे कि गुरु जो है वो मारक भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है, तो अपने हमें रिजल्ट भी उसी प्रकार से मिलेंगे। मारक तब होता है जब आप किसी चीज की अति करते हैं, तो दूसरे भाव का स्वामी होकर या आपके 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 धन भाव में, आपकी वाणी में, आपकी सोच में, आपके सस्टेनेंस में, आपके कुटुंब वृद्धि में, इन सभी में आपको एक इजाफा दिखाता है। देखो, यहाँ पे तीसरा स्थान का स्वामी वहीं पे बैठा हुआ है, पराक्रमेश बनकर शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं, और शनि जो है गुरु के साथ में है, और गुरु काम त्रिकोण में बैठ के काम त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं वृश्चिक लग्न में। वृश्चिक लग्न के जातकों को यहाँ पे कर्म प्रधान होकर चलने की जरूरत है, कर्म को महत्ता देने की जरूरत है इस पूरे गोचर में। जब तक आप अपने कर्म को नहीं निभाएंगे तब तक आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि गुरु और शनि दोनों ही कर्म त्रिकोण की राशि में बैठकर कर्म त्रिकोण को ही देख रहे हैं। कर्म त्रिकोण कौन से होते हैं? 3, 7, 11। और इसी के साथ साथ गुरु की जो दृष्टि है 7वीं है, ये धर्म त्रिकोण पे भी पड़ रही है, मतलब 9वें भाव पे भी पड़ती है। 9वां भाव भाग्य का भाव है, भाग्य के साथ तभी मिलेगी अगर आप अपना कर्म निभाते हैं। तो पहले कर्म करना जरूरी है, तभी आपको जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठ के ये कहते हैं कि आपको कोई भी चीज इजीली नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत उसके लिए लड़ना पड़ेगा, तभी आएगी वो चीज। और आएगी क्यों? क्योंकि यहाँ पे शनि खुद पराक्रमेश हैं, और शनि खुद अब यहाँ पे नीच भंग भी हो रहा है गुरु, क्योंकि गुरु नीच राशि में आकर वही उसी का स्वामी भी वहीं पे बैठा हुआ है, शनि वहीं पे बैठा हुआ है। तो ये दोनों ही कर्म और फल के दाता हैं। तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज है कि अगर आप यहाँ पे कर्म करते हैं तो ये आपको काफी अच्छा परिणाम भी देंगे आगे चल के। हालांकि देखिए, आप 7वें भाव से ये तीसरा भाव 9वां भाव पड़ता है, भाग्य का पड़ता है। तो आप जो भी कुछ वेंचर आप नया शुरू करते हैं तो भाग्य की साथ है। आपको देखना चाहिए कि आपके लग्न कुंडली में, आपके समुदाय अष्टक वर्ग के चार्ट में आपको तीसरे भाव में कितने बिंदु हैं। 28 से अगर 28 के ऊपर अगर आपको बिंदु आते हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर आपको गुरु का भी भिन्नाष्टक वर्ग देखना चाहिए कि गुरु को कैसा बिंदु दिए हैं। उसके ऊपर भी गुरु ने मकर राशि को कितने बिंदु दिए हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनका गोचर किस प्रकार से रहेगा। 4 के ऊपर अगर आपको बिंदु हैं तो ये आपको दर्शाता है कि ये संपूर्ण गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे आप खान-पान का विशेष ध्यान रखिएगा। आपके स्पाउस के साथ में आपके संबंध काफी यहाँ पे अच्छे बनेंगे। यहाँ पे ट्रैवल्स होने की संभावनाएं हैं, काफी छोटी-मोटी इंटरसिटी ट्रैवल्स होने की संभावनाएं हैं। कर्म से रिलेटेड साम से यहाँ पे होने की संभावनाएं ज्यादा बनती है। ये तीसरे भाव में सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ रेसिडेंस भी दिखाता है देखिए, क्योंकि वृश्चिक लग्न के लिए, वृश्चिक राशि के लिए तीसरे भाव में बहुत कुछ हो रहा है, तो ये चेंज दिखाता है। चेंज आपके घर का हो सकता है, आप प्रॉपर्टी जिस घर में रह रहे थे उस घर को छोड़कर आप किसी और घर में आप प्रवेश करेंगे, इसका भी एक संभावनाएं दिखाता है ये। आपके फ्रेंड सर्कल में भी काफी कुछ इंक्रीज होगा, नए लोग आपसे जुड़ेंगे जो आपके काम के सिलसिले में आपको काफी कुछ अच्छा हेल्प कर सकते हैं। धनु लग्न के लिए, धनु लग्न के स्वामी खुद गुरु बनते हैं। यहाँ पर गुरु जो है इस पत्रिका में चौथे भाव के और पहले भाव के, मतलब लग्न भाव के स्वामी हैं। केंद्रपति दोष लगता है इन्हें,
क्योंकि गुरु 2 केंद्र के स्वामी होते हैं यहाँ पर। परंतु आप देखेंगे कि ये शनि की राशि में प्रवेश कर रहे हैं और शनि यहाँ पे दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तो 1, 2, 3, 4 ये चारों भाव पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुके हैं और जो दृष्टिवत देखेंगे आप तो अर्थ त्रिकोण में बैठकर गुरु जो है वो दोनों बाकी अर्थ त्रिकोण को देख रहे हैं। तो धनु लग्न के लिए ये संपूर्ण गोचर जो है ये अर्थ से संबंधित ज्यादा आपको एक्टिवेशन देने वाला है। मतलब क्या देने वाला है? आपकी पूरी जो मानसिक वृत्ति है वो अर्थ त्रिकोण में, मतलब आप चीजों के मीनिंग निकालने में पूरा समय लगाएंगे या फिर आप पैसा कमाने में पूरा समय लगाएंगे। अर्थ का लिटरल मीनिंग होता है मीनिंग, राइट, अर्थ। और हम वित्तीय मीनिंग भी निकलता है जो फाइनेंस को दिखाता है। तो दोनों ही रूप से आप कंसंट्रेट करेंगे, दोनों ही रूप से आप कहीं ना कहीं यहाँ पे फोकस रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि धनु लग्न के लिए दूसरा भाव जो अर्थ त्रिकोण का है, खाने पीने का है, आपके वाचा का है, आप किस प्रकार का न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसका है, कुटुंब वृद्धि का है। तो यहाँ पे कुटुंब वृद्धि भी दिखाता है। देखिए जो लोग शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, हो सकता है वो शादी के बंधन में बंधे, खास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों के लिए 8वां भाव मांगल्य स्थान होता है, वहां पे गुरु की दृष्टि है। हो सकता है कि आपके कुटुंब में वृद्धि भी हो, कि आपके फैमिली में कोई नया मेंबर जुड़े, इसकी भी संभावनाएं बनती है। दशम स्थान में गुरु देख रहे हैं तो ये आपके करियर में दशम को और आपके 6वें भाव को, मतलब उपचय भाव को दिखा रहे हैं। तो ये ग्रोथ हाउसेस पे जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो वो एक्सपेंशन दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं करियर के से संबंधित काफी बढ़ोतरी ही दिखाते हैं। अच्छी बात ये है। तो अर्थ से संबंधित चीजें या लिटरल मीनिंग अगर कहा जाए तो आप संपूर्ण रूप से कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी, किसी भी प्रकार का जो भी आपके जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके अर्थ लगाने में ही आपका पूरा समय यहाँ पे बीतने वाला है। और आपका फोकस पैसों को लेकर रहेगा, मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर रहेगा कि आप अपने लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे बढ़ाएं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि गुरु, शनि, राहु ये सब आपकी पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं, दशा कौन सी चल रही है। दशा आपको मित्र की दशा है, सममित्र की दशा है, दूसरे भाव में जो है इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपको फल किस प्रकार से मिलेंगे। दूसरे भाव में समुदाय अष्टक वर्ग में आपको 28 के ऊपर बिंदु है कि नहीं, किस प्रकार के बिंदु हैं। अगर 28 से कम है, 25 से कम है, तो यह आपको गोचर थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है। परंतु आपको गुरु का भिन्नाष्टक वर्ग देखना चाहिए कि उसमें मकर राशि में कितने बिंदु मिले हैं उनके। 4 के ऊपर अगर बिंदु है तो ये गोचर आपके लिए हो सकता है बहुत अच्छा जाए। बाकी भी आपको चेकिंग करना पड़ेगा। ये जो डिस्कशन हुआ है या जो ये संभावनाएं बताई गई है, ये जनरल संभावनाएं हैं। आपकी पत्रिका यूनिक है और उस हिसाब से आपको एक डिटेल में विश्लेषण करवाना होगा अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं। अब देखिए मकर राशि की बात हो रही है यहाँ पे, मकर लग्न में ही गुरु का गोचर हो रहा है, मकर लग्न का स्वामी वहीं पे बैठा हुआ है। इसका अर्थ है कि मकर लग्न काफी बलवान स्थिति में है अभी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि व्ययेश, लग्नेश, द्वितीयेश और तृतीयेश ये चारों भाव, मतलब 12वां भाव, पहला भाव, दूसरा और तीसरा भाव पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। धर्म त्रिकोण में बैठे हुए गुरु जो है वो धर्म त्रिकोण की राशियों को, धर्म त्रिकोण के स्थान को देख रहे हैं। मकर लग्न के लिए, मकर लग्न वालों के जातकों के लिए या राशियों के लिए उनसे अपेक्षा है कि आप धर्मबद्ध होकर काम करिए, आप अपनी ड्यूटी निभाइए, क्योंकि आपके लिए अभी अगर आप ड्यूटी निभाते हैं तो आपको फल की प्राप्ति निश्चित ही होगी, क्योंकि गुरु जो है वो खुद धर्म के स्वामी हैं और धर्म त्रिकोण में बैठकर आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप धर्मबद्ध होकर काम करें। वहीं पे लग्नेश मतलब शनि भी वहीं पे है, तो शनि भी जस्टिस के कारक हैं, दंड नायक हैं, कर्म के कारक हैं। आपसे अपेक्षा है कि आप कोई भी शॉर्टकट्स ना अपनाएं। अब आप हमेशा लॉन्ग रूट अपनाइए, क्योंकि मकर लग्न जो है, मकर राशि जो है, अगर आप शुरू का वीडियो देखते हैं तो आप खास करके आपको तो बहुत जरूरी है देखना पूरा शुरू का वीडियो, क्योंकि शुरू के वीडियो में ही मैंने बहुत कुछ सिर्फ मकर लग्न या मकर राशि के लिए भी बताया है। तो ये आपको बहुत अच्छा आइडिया देगा कि आपको इस पूरे गोचर में किस प्रकार की मानसिकता रखनी चाहिए। धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं, 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को देख रहे हैं।
जो लोग विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं वो विवाह बंधन में बंधेंगे, जो लोग वैवाहित हैं वो आगे कंसेप्शन चाहते हैं, चाइल्ड बर्थ के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है कि उनको यहाँ पर रिजल्ट आए। और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं प्लस साइन होती है। क्यों? क्योंकि 9वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है और यहाँ पे गुरु जो है वो खुद व्ययेश होकर लग्न भाव में आ रहे हैं, तो आप खर्चा करेंगे, खुद के ऊपर खर्चा करेंगे, आप खुद की ग्रूमिंग पे खर्चा करेंगे, आप खुद की चीजों को अच्छा करने के लिए खर्चा कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि गुरु शनि आपकी पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं, आपकी दशा कौन सी चल रही है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार के इवेंट्स यहाँ पे मिलेंगे। इस गोचर में नवम भाव जो है ये आपका भाग्य का भाव है, ये आपके पिता का भाव है, तो डेफिनेटली इन सभी मामलों में आपको कुछ न कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगी। जिस जगह पे आप कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। अब आपको देखना है कि आप अपनी लग्न कुंडली उठा के देखिए और देखिए कि समुदाय अष्टक वर्ग में आपको प्रथम स्थान पे, लग्न स्थान पे कितने बिंदु मिले हुए हैं। 28 के ऊपर अगर है तो ये गोचर हो सकता है आपके लिए अच्छा हो। परंतु अगर आप गुरु का भिन्नाष्टक वर्ग देखते हैं, शनि का भिन्नाष्टक वर्ग देखते हैं, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि मकर राशि में उन्होंने किस प्रकार के बिंदु दिए हैं। ये और डिटेल है। देखिए, बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि गोचर किसी भी प्रकार का हो, बट अगर अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु प्राप्त होते हैं, अच्छी कक्षा में अगर चल रहा है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा फलदायी हो सकता है। विपरीत स्थितियों में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कुंभ लग्न के जातकों के लिए देखिए कि ये जो गोचर है ये उनके मोक्ष त्रिकोण में हो रहा है। मोक्ष त्रिकोण में बैठकर शनि और गुरु देखिए, ये मोक्ष भाव को ही देख रहे हैं, चौथे भाव को और 8वें भाव को देखते हैं। चौथा भाव जो है ये पहला मोक्ष त्रिकोण है और 8वां भाव जो है ये दूसरा मोक्ष त्रिकोण है। और ये तीसरे मोक्ष त्रिकोण में बैठकर ये आपको एस्पेक्ट दे रहे हैं। शनि जो 12वें भाव के स्वामी होकर वहीं पे स्थित है, ये विपरीत राजयोग बनाते हैं कुंभ लग्न के जातकों के लिए। और वहीं पे गुरु भी स्थित हैं, तो गुरु जो अपनी नीच राशि में प्रवेश कर चुके हैं, वो दिखाते हैं कि यहाँ पे नीच भंग भी होगा। 12वां भाव चौथे भाव से 9वां पड़ता है। इसका अर्थ है कि आप घर से संबंधित कुछ ना कुछ आपने अभी आइदर आपने कुछ ही समय पहले घर लिया होगा या फिर आप लेने वाले हैं। घर से संबंधित कोई ना कोई रेनोवेशन करवाएंगे या घर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये भी हो सकता है कि जो लोग माइग्रेट होना चाहते हैं वो माइग्रेट हो सकते हैं किसी और कंट्री से किसी और कंट्री में। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो लोग नया घर लेना चाहते हैं वो नया घर लेंगे। ये भी हो सकता है कि आपको अपना ग्रीन कार्ड मिल जाए, वहां पे सेटलमेंट हो जाए या आपकी सिटीजनशिप मिल जाए, इसकी भी संभावनाएं हैं। मोक्ष त्रिकोण जो है वो लेट गो करना सिखाता है। बहुत कुंभ लग्न के जातकों के लिए एक बहुत ही माइन्यूट पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस चीज के लिए आप बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, जो आदतें हैं जो आपके शरीर के लिए, आपके मानस के लिए अच्छी नहीं है, वो आदतें आपको छोड़नी चाहिए। अगर आप अभी प्रयत्न करते हैं तो ये आपको काफी अच्छा प्रतिसाद मिल सकता है, आप उसे छोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। तो वो एडिक्शन हो सकती है, वो आपके वेट को लेकर हो सकता है, आपके शरीर के संबंधित आपके डिसीज को लेकर हो सकता है, आपकी आदतों को लेकर हो सकता है, आपके खान पान को लेकर हो सकता है। इन सभी चीजों को लेकर जो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन चुकी है, उसे अगर आप कोशिश करते हैं छोड़ने की और उसे आप ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है कि गुरु की साथ मिलेगी आपको, गुरु की ब्लेसिंग्स मिलेगी यहाँ पर आपको। यहाँ पे आप देखेंगे कि गुरु जो है ये आपकी पत्रिका में 11वें भाव के और दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। दूसरे भाव के और 11वें भाव के स्वामी व्यय स्थान में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये साल भर आपका खर्चा होगा। खर्चा किससे संबंधित होगा? ये खुद व्यय भाव के स्वामी हैं और लग्न भाव के स्वामी हैं। मतलब आप अपने लिए खुद खर्चा कर सकती हैं, खुद अपने ग्रूम करने के लिए, अपने आप को बेटर करने के लिए। हो सकता है कि आप कुछ पढ़ाई करें या फिर आप अपने आप को बेटर स्किल्स आपके डेवलप हों, उसके लिए आप हो सकता है कि कुछ खर्चा करें। या फिर हो सकता है कि खर्चा जो है ये हॉस्पिटलाइजेशन पर, ये दान पुण्य हो
के ऊपर या फिर आप घर के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। तो ये खर्चा दिखाता है ये गोचर। बट ये जो खर्चा है ये कहीं न कहीं आपके लिए इन्वेस्टमेंट का भी हो सकता है। शनि यहाँ पे है, तो आपने बहुत जो एक रकम कमाई होगी या फिर आपने प्रॉपर्टी को सेल करके अगर कोई रकम कमाई है, तो उसको भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छा समय है एक्चुअली, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को दिखाता भी है। जो लोग जो लोग ऋण मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही छठवें भाव को देखते हैं, तो कर्म और फल दोनों ही छठवें भाव को देख रहा है। तो ये आपके लिए जॉब के पर्पज से भी काफी एक अलग समय है। जो लोग जॉब में नहीं है, हो सकता है कि अब उनके लिए जॉब का एक अपॉर्चुनिटी सामने आए, क्योंकि दशम भाव से तीसरे भाव में ये सब कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं। व्यय स्थान मतलब कुंभ लग्न के जातकों के लिए व्यय स्थान पूर्ण रूप से एक्टिवेटेड है। तो ये आध्यात्मिक उन्नति भी दिखाता है, आध्यात्म की तरफ और ज्यादा आपकी आपकी जर्नी को ज्यादा अच्छा बलवत होकर दिखाता है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही इस भाव के कारक हैं। देखिए, दोनों ही विरक्ति के कारक हैं, परंतु शनि जो है ये डिसअपॉइंटमेंट से विरक्ति देते हैं और गुरु जो है वो विजडम से आपको विरक्ति देते हैं। सत्य को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने पर जो विरक्ति आती है, जो आप में जो एक विरक्त का भाव आता है, वो गुरु से आता है। बट डिसअपॉइंटमेंट किसकी हो सकती है? किसी अपने व्यक्ति के जाने की हो सकती है, या फिर आपको कोई चीज नहीं मिली है तो उसकी आपको हताशा है, उसके कारण भी हो सकता है। तो ये दोनों ही चीजें होने की संभावनाएं दिखाई देती है। देखिए, मीन लग्न के लिए ये जो गोचर है ये उनके 11वें भाव में हो रहा है। 11वां भाव आपका काम त्रिकोण का है, अंतिम काम त्रिकोण है। अंतिम काम त्रिकोण में गुरु बैठकर पहले काम त्रिकोण को, तीसरे भाव को, दूसरे काम त्रिकोण को मतलब 7वें भाव को देखते हैं। इसका अर्थ है कि आपसे अपेक्षा है मीन राशि वालों के जातकों के लिए, या फिर मीन लग्न के या मीन राशि के जातकों के लिए उनसे अपेक्षा है कि आप कर्मबद्ध होकर काम करिए, आप अपना कर्म निभाइए, फल की अपेक्षा ना करिए। कर्म जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको उसका फ्रूट भी नहीं मिलने वाला है। कर्म जब आप करते हैं तो यहाँ पे काम भावना का भी उत्तेजना हो सकती है। यहाँ पर आप ये पूरा संपूर्ण गोचर जो है 11वें भाव में हो रहा है। 11वां भाव आपके लाभ का है, 11वां भाव आपके नेटवर्क सर्कल का है, आपके फ्रेंड सर्कल का है, आपके स्पाउस एंड फैमिली का है। तो इन सप्तम भाव को दृष्टि देते हैं, पंचम भाव को दृष्टि देते हैं और तीसरे भाव को दृष्टि देते हैं। तो मीन लग्न के जातक जो विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा काल है कि आप विवाह बंधन में बंधेंगे। आप अगर बच्चे के लिए विचार कर रहे हैं तो आपको संतति की भी प्राप्ति होगी। और अगर आप बिजनेस के लिए विचार कर रहे हैं तो बिजनेस का भी यहाँ पे आपको एक काफी नई अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि गुरु जो है इस पत्रिका में मीन लग्न के लिए प्रथम भाव के और दशम भाव के स्वामी होते हैं, तो इन्हें केंद्राधिपत्य दोष लगता है। क्यों? क्योंकि दो केंद्र के स्वामी हो गए हैं। डिपेंड करता है कि गुरु आपके पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं, शनि आपकी पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं, आपकी दशा कौन सी चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है। मित्र ग्रह की दशा है तो ये आपके लिए अच्छा समय हो सकता है, परंतु अगर ये शत्रु ग्रह की दशा है तो ये आपके लिए डिफिकल्टी भी ला सकती है। देखिए, परंतु लाभ भाव में हो रहा है तो ये लाभ भाव में पूरा ड्रामा हो रहा है, या लाभ भाव में पूरी तरह से एक्टिवेशन हो रहा है। तो लाभ को मेन फोकस रखा जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अलग अलग प्रकार के लाभ मिलेंगे, परंतु देरी से मिलेंगे, क्योंकि शनि भी वही है। शनि जो डिले के कारक हैं, परंतु गुरु जो ब्लेसिंग्स के कारक हैं, शुभ चीजों के कारक हैं, वो देंगे आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरु गए हैं अपनी नीच राशि में, परंतु यहाँ पे नीच भंग भी हो रहा है, क्योंकि शनि जो है वो वहीं पे बैठे हुए हैं, उसका स्वामी वहीं पे बैठा हुआ है। तो ये सभी आपको इवेंट जरूर देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि समुदाय अष्टक वर्ग में आप देखिए कि लाभ भाव में आपको कितने बिंदु मिले हैं। आप देखेंगे कि अगर 11वें भाव में आपको 28 के ऊपर बिंदु मिले हैं, 30 के ऊपर, 35 के आसपास, ऐसे अगर कुछ बिंदु होंगे तो ये गोचर आपके लिए अच्छा होगा। फिर आप गुरु का भिन्नाष्टक वर्ग देखिए, शनि का भिन्नाष्टक वर्ग देखिए, उसके ऊपर भी आप देखेंगे कि ये जो गोचर है ये मकर राशि में किस प्रकार के बिंदु दे रहा है। उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। भले ही बाकी सभी स्थितियां ठीक अलग हों, पर बहुत बार विपरीत स्थितियों में भी अच्छा इम्पैक्ट या अच्छा रिजल्ट दिखाई देते हुए भी दिखाई देता है। देखिए,
तो इस प्रकार से आप मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए भी ये जो गोचर है ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कुछ अच्छा दिखाता है। आपके एफर्ट्स को आपको बढ़ाना है यहाँ पर, क्योंकि काम त्रिकोण पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहा है इसलिए। सो इस प्रकार से आप अपनी संभावनाओं को देख सकते हैं। आप जो भी ये पूरे साल भर में आपको एक अनुभव आते हैं, जो भी आपके साथ इवेंट्स घटित होते हैं, इसे आप देखें कि किस प्रकार से कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर साझा कीजिए। तो ये था गुरु का गोचर मकर राशि में सभी लग्न राशियों के लिए, जन्म राशियों के लिए प्रभाव। अब बात आती है कि जो भी अनुभव आपके साल भर में आपको होते हैं, आप ज़रूर आइए इस यूट्यूब के इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा कि ये अनुभव आपके लिए या ये संभावनाएँ आपके लिए किस प्रकार से फलीभूत हुई या नहीं हुई। मैं आप सभी को शुभकामनाएँ देती हूँ कि ये जो गुरु का गोचर है, हम सभी के लिए शुभप्रद हो। जिस विपरीत परिस्थितियों से हम सभी जूझ रहे हैं अभी कोरोना के काल की वजह से, सभी लोग त्रस्त हैं या सभी लोग कब सब कुछ बैक टू नॉर्मल होगा ये सोच रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं ये विचार करने की अब आदत डाल देनी चाहिए कि दिस इज़ न्यू नॉर्मल। दिस इज द न्यू नॉर्मल फॉर अस नाउ। इसी के साथ में हमें अपने आप को सक्षम बनाना है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है और गुरु की ब्लेसिंग्स लेनी है। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ एक नया वीडियो लेकर। आप मुझे अपने वीडियो की सुझाव भी दे सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप मुझसे वीडियो सुनना चाहते हैं, आप किस टॉपिक पे मुझसे लेक्चर सुनना चाहते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके उन सभी टॉपिक्स को किसी न किसी वीडियो में शामिल कर पाऊँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी शुभकामनाएँ हैं। थैंक यू।